दोस्तों, जब भी कोई क्राइम होता है और जब उस केस की जांच की जाती है तो उसको लेकर कई तरह की बातें सामने आती है। लेकिन दोस्तों, कई इन्वेस्टिगेशन ऐसे होते हैं जब पुलिस उसकी जांच करती है तो कैसे वह छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर अपनी जांच करती है, उसे कितनी ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इन सब कोशिशों में उसे कितना समय लग जाता है, कितने शहरों की खाक छानना पड़ती है, हजारों लोगों से पूछताछ करना पड़ती है, तब जाकर कहीं कोई केस सुलझ पाता है। जब हम ऐसे किसी केस के बारे में सुनते हैं तो हमें सुन के इतना दिलचस्प लगता है, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत हमारी पुलिस करती है वो काबिल तारीफ होती है। आज का हमारा ये वीडियो एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित है जो आपको हर एक मोड़ पर चौंकाएगा। आप कहानी के अंत तक सोच कुछ और रहे होंगे, लेकिन सच जान के आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बताते हैं आपको इस मिस्ट्री से भरे केस के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये बात है 31 जुलाई 2019 की। सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु की सीमा पर स्थित बेंगलोर शहर, जो कर्नाटक की राजधानी भी है, वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जिसे केम्पगोडा एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसी एयरपोर्ट के बैक साइड से एक व्यक्ति सुबह सुबह गुजर रहा था। तभी वो देखता है सड़क के किनारे एक लाश पड़ी हुई है जिसका चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ है और चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा है, जिसे देख के वो बुरी तरह घबरा जाता है और तुरंत वहां की लोकल पुलिस को इसकी सूचना देता है। पुलिस तुरंत मौके वारदात पर पहुंचती है और जब वह मुआयना करती है तो वह देखती है महिला के सिर पर किसी वजनदार चीज से मारा गया है और इसके अलावा उसके शरीर पर कई जगह चाकू से मारने के निशान भी मौजूद थे। ये पुलिस के लिए बड़ी अजीब बात थी कि चाकू से मारने के बाद सर को क्यों कुचल दिया गया। पुलिस अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाती है। मरने वाली ने जीन्स, टी शर्ट और सैंडल पहन रखी थी और साथ ही उसके हाथ पर एक टाइटन की वॉच भी थी। इसके अलावा न उसका पर्स था न मोबाइल था जिससे कि उस महिला की पहचान की जा सके। अब बेंगलुरु पुलिस के लिए यह बड़ा मुश्किल था कि उस महिला की पहचान कैसे की जाए। चूंकि महिला की लाश एयरपोर्ट के पास मिली थी तो यह अंदाजा लगाया जाता है कि शायद ये फ्लाइट पकड़ने के लिए यहाँ आई हो। दूसरा ये कि जहाँ इस महिला की लाश मिली थी, इस रास्ते को लोकल लोगों द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता था, तो एक अनुमान ये भी लगाया गया कि शायद यह यहाँ से गुजर रही होगी, तभी इसके साथ में ये वारदात हुई हो। लेकिन महिला को देख के ये लग रहा था कि ये महिला साउथ इंडिया की है ही नहीं, बल्कि नॉर्थ इंडिया साइड की है। यहाँ पुलिस बड़ी उलझन में पड़ जाती है क्योंकि उसे अपनी जांच आगे बढ़ाने के लिए कोई सिरा हाथ नहीं लग रहा था। बेंगलुरु पुलिस के लिए ये बड़ा चैलेंजिंग काम हो गया था क्योंकि कातिल तो दूर की बात थी, अभी तो पहले उसे मरने वाले के बारे में पता लगाना था। पुलिस इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और 20 लोगों की एक टीम बनाती है तथा उन्हें दो दो के ग्रुप में डिवाइड करती है और हर टीम को 4 काम देती है। पहला काम ये कि इस महिला ने जो जीन्स पहनी है उसके बारे में पता लगाया जाए, क्योंकि उसने जो जीन्स पहनी थी वो बड़े महंगे ब्रांड की थी। तो अगर ये बात पता लग जाए कि ये जीन्स उसने कहाँ से खरीदी थी तो उसके बारे में कुछ जानकारी हमें मिल सकती थी। दूसरा काम ये कि उसने जो टाइटन की वॉच पहन रखी थी वो एक खास मॉडल की थी, इसलिए दूसरी टीम को कहा गया कि ये पता लगाओ कि ये वॉच कहाँ से खरीदी गई, कब खरीदी गई और किसने खरीदी। तीसरी टीम को ये काम सौंपा गया कि आप इस लोकेशन के आसपास जितने सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं सबको खंगालो, जिससे ये पता लग सके कि ये लाश यहाँ तक कैसे पहुंची। चौथी टीम को ये काम दिया गया कि तुम कर्नाटक और आसपास के सभी जगहों और राज्यों में पता करो कि क्या किसी ऐसी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। अब इन चारों कामों पर पुलिस की टीम लग गई। काम बड़ा मुश्किल और टेढ़ा था, लेकिन काम तो करना ही था। सबसे पहले पुलिस ने जीन्स के बारे में पता किया तो पता चलता है कि 2019 जुलाई 1 से 31 जुलाई तक बेंगलुरु, दिल्ली और कई राज्यों में इस ब्रांड ने अब तक 14,000 जीन्स बेची है। क्योंकि महिला ने जो जीन्स पहन रखी थी वो बिल्कुल नई थी, इसलिए पुलिस ने 1 महीने का डाटा ही मंगवाया होता है। फिर पुलिस ने महिला ने जो जीन्स पहन रखी थी उसके कमर के साइज के बारे में पता लगाया तो 14,000 जीन्स में से 800 जीन्स उस साइज की निकली जो इस महिला ने पहन रखी थी। अब पुलिस इन 800 जीन्स को कहां से खरीदा गया और किसने खरीदा, ये पता लगाने के लिए 800 जीन्स को कहां से खरीदा गया
और किसने खरीदा और कब खरीदा गया, उन सभी की डिटेल मोबाइल नंबर समेत मंगवाती है। इसके बाद पुलिस ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और इन सभी 800 लोगों को बाकायदा मैसेज किया गया और उनसे पूछा गया कि क्या आप में से किसी ने जींस खरीदी है, और पुलिस की ये इन्वेस्टिगेशन जारी रहती है। दूसरी तरफ एक टीम जो टाइटन वॉच की तफ्तीश में लगी हुई थी, उसे पता लगता है कि उस महिला ने टाइटन की एक जो खास वॉच पहन रखी थी, उस मॉडल की कुल 1400 घड़ियां पूरे एक साल में बिकी थी। इसके बाद इन सभी के भी नंबर और डिटेल निकलवाई जाती है और सभी से कांटेक्ट किया जाता है। उधर एक टीम जो सीसीटीवी कैमरे की जांच कर रही थी, उसके हाथ भी कुछ खास नहीं लगता है। चौथी टीम जो इस जांच में लगी हुई थी कि क्या इस हुलिये की किसी लड़की की कोई मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई है, उनके हाथ भी अभी तक कोई सुराग नहीं लगा था। मतलब पुलिस ने अभी तक जितनी भी मेहनत की थी, उसका कोई नतीजा नहीं निकला था। दूसरी तरफ ये खबर मीडिया में जाने के बाद उनका दबाव भी पुलिस पर लगातार बढ़ता जा रहा था कि बेंगलुरु जैसे हाईटेक शहर में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इस वक्त पुलिस पे चौतरफा दबाव बना हुआ था। अब पुलिस के सभी बड़े अधिकारी एक मीटिंग करते हैं और उसमें तय किया जाता है कि एक बार फिर उस महिला की बॉडी को चेक किया जाए, क्योंकि अभी तक उस महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई थी, इसलिए उसकी बॉडी को मोर्चरी मुर्दा घर में ही रखा गया था। अब पुलिस के सभी बड़े अधिकारी वहां पहुंचते हैं और उस महिला की बॉडी का दोबारा मुआयना करना शुरू करते हैं। जब वो दोबारा उस बॉडी की जांच करते हैं तो उन्हें उसके शरीर पर एक टैटू का निशान मिलता है और उस टैटू में एस बना हुआ था। दरअसल ये निशान उसकी गर्दन के नीचे के हिस्से पे बना हुआ था, इसलिए पहली बार में पुलिस का ध्यान वहां नहीं गया था। इस निशान को देखने के बाद पुलिस ये अनुमान लगाती है कि इस लड़की का नाम एस से शुरू होता है और इसी आधार पर वह अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए जो 800 जींस और 1400 घड़ियों की डिटेल पुलिस के पास होती है, वह उनसे दोबारा कांटेक्ट करती है और उनसे कहती है, क्या आप हमें उन लोगों की लिस्ट दे सकते हैं जिनका नाम एस से शुरू होता है। और जब दोबारा पुलिस के पास वो डिटेल आती है तो केवल 200 लोग वो होते हैं जिन्होंने उस जींस को खरीदा और जिनके नाम एस से शुरू होते हैं। दूसरी तरफ केवल 150 लोग वो होते हैं जिन्होंने उस टाइटन वॉच को खरीदा था। मतलब अब पुलिस को केवल 350 लोगों से ही मिलना था। जब पुलिस को एस नाम का पता चल जाता है तो वो एयरपोर्ट से भी पिछले 3 दिनों की ये डिटेल निकालती है कि क्या कोई पैसेंजर ऐसा था जिसने टिकट होने के बाद भी वहां से उड़ान न भरी हो और जिसका नाम एस से शुरू होता हो। लेकिन पुलिस को यहाँ भी निराशा ही हाथ लगती है। पुलिस अपनी हर संभव कोशिश कर रही थी, लेकिन कुल मिलाकर अभी तक उसके हाथ कोई सबूत नहीं लगा था। ये मामला जुलाई का था और अब अगस्त आ चुका था। ठीक 7 दिन बाद बेंगलुरु पुलिस के एक कांस्टेबल के पास एक फोन आता है। वो भागता हुआ अपने अफसर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि इस लड़की को इसके हस्बैंड ने मारा है। आगे वह बताता है कि जिस आदमी ने इसे मारा है उसका नाम है नीला सेदरा और ये अपने पास के इलाके का ही मामला है। ये सुन के उनके होश उड़ जाते हैं कि मामला अपने पास के ही एरिया का है और हमने 3 राज्यों की खाक छान दी। पुलिस को अपनी कार्यवाही पर गुस्सा आता है, लेकिन केस सुलझ गया था, इस बात से वह संतुष्ट हो जाती है। सीधे वह उस पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां जाके उन्हें पता लगता है कि ठीक 7 दिन पहले इस मर्डर की रिपोर्ट इस थाने में दर्ज हुई है। यहाँ पुलिस राहत की सांस लेती है कि चलो मामला सुलझ गया, लेकिन उसका पति अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। पुलिस अपने सारे मुखबिरों को एक्टिव करती है और थोड़े ही समय में उसके पति को पकड़ लेती है। पूछताछ में उसका पति अपने जुर्म को कबूल कर लेता है कि उसी ने अपनी पत्नी की हत्या की है। पुलिस जब उससे हत्या की वजह पूछती है तो वह बताता है कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। पुलिस उससे कहती है कि ठीक है, तुमने उसे कहाँ मारा है, हमें वह लोकेशन दिखाओ। पुलिस अपने साथ उसे लेती है और सीधे एयरपोर्ट की तरफ चल देती है, लेकिन आधे रास्ते जाने के बाद वह अपना रास्ता बदल देता है और पुलिस को एक सुनसान जगह पर ले जाकर खड़ा कर देता है और कहता है कि मैंने उसे यहीं मारा था। पुलिस पूरी तरह चकरा जाती है कि जब उसने हत्या की बात कबूल कर ली है, फिर यह गलत जगह क्यों बता रहा है। पुलिस अपने अंदाज में उससे पूछती है कि जब तुमने उसे यहाँ मारा तो बॉडी को एयरपोर्ट के पास ले जाकर क्यों फेंका। इस पर वह कहता है कि नहीं सर, मैंने उसे मारा भी यहीं था और उसकी बॉडी भी मैंने यहीं फेंकी थी। इस पर पुलिस कहती है कि फिर बॉडी कहाँ है,
वो पूरे दावे से कहता है कि बॉडी मैंने यहीं फेंकी थी। उसके दावे को देखते हुए पुलिस जब आसपास ढूंढती है तो उसे बॉडी मिल जाती है। वो कहता है ये है मेरी पत्नी। अब पुलिस अपना सर पकड़ लेती है, क्योंकि जिस केस को पुलिस मान रही थी कि ये सुलझ गया है, वो अब और उलझ गया था। लेकिन अनजाने में ही सही, एक हत्या का मामला यहाँ सुलझ गया था। पुलिस यहाँ बेहद परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे ऊपर भी जवाब देना था। खैर, पुलिस अपनी जांच में फिर से जुट जाती है। तभी एक नई कहानी और खड़ी हो जाती है। इस पूरी कहानी में ही बहुत से ट्विस्ट है दोस्तों। दरअसल बेंगलुरु की पुलिस टीम एक चोर को पकड़ती है, जिसने वहां 50 लाख की चोरी को अंजाम दिया था। लेकिन वह चोर कलकत्ता का रहने वाला था, जिसका नाम था कार्तिक। कार्तिक की तलाश कलकत्ता पुलिस को भी बड़े दिनों से थी, और जब उन्हें पता लगता है कि वह चोर बेंगलुरु पुलिस के पास है, तो वह उनसे कार्तिक की मांग करती है, ताकि वहां के भी केस सुलझाने में उन्हें मदद मिल सके। इसलिए कलकत्ता पुलिस का एक कांस्टेबल लगातार उन्हें फोन कर रहा था। इधर बेंगलुरु पुलिस फिर से शुरुआत से इस केस की जांच पड़ताल में लग जाती है। तभी एक दिन फिर उसी कांस्टेबल का फोन आता है। फोन देखकर बेंगलुरु पुलिस का दिमाग खराब हो जाता है। शुरू में तो वह उसका फोन नहीं उठाती है, लेकिन उसके बार बार फोन करने पर एक अफसर उसका फोन उठा लेता है और लगभग डांटने वाले अंदाज में उससे कहता है कि हम यहाँ एक बड़े इंपॉर्टेंट केस में उलझे हुए हैं, इसलिए कार्तिक वाले मैटर पर अभी बात नहीं कर सकते हैं। और वह उस ब्लाइंड मर्डर के बारे में सारी बातें उसे बता देता है, और फोन रखने वाला ही होता है। तभी वह कांस्टेबल उनसे कहता है कि हमारे यहाँ कलकत्ता से भी एक ऐसी ही शादीशुदा महिला पिछले 8 दिनों से गायब है, और उसका नाम पूजा डे है, और इत्तेफाक से वह लड़की भी कलकत्ता से बेंगलुरु ही गई थी। ये सुनते ही पुलिस अफसर के कान खड़े हो जाते हैं। वह उससे पूछता है कि क्या आपने उसकी मिसिंग कंप्लेन दर्ज की है, और क्या उस लड़की का फोटो आपके पास में है? वो जवाब में उधर से हाँ कहता है। उसकी हाँ सुनते ही बेंगलुरु पुलिस का यह अधिकारी उससे कहता है, मैं आपको इस लड़की का फोटो भेजता हूँ, आप जरा देख के बताएं कि क्या यह वही लड़की है। फोटो भेजने के बाद वह बड़ी बेचैनी से उस कांस्टेबल के जवाब का इंतजार कर रहे थे। तभी उनके एक जूनियर का फोन बजता है, और सामने वाले फोन पे जो आदमी था वो कहता है, आपने ये जो घड़ी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी है, जो टाइटन कंपनी की थी, वह घड़ी उसी ने खरीदी थी, और वह घड़ी उसने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करी थी। वो जूनियर अफसर जब ये बात अपने सीनियर को बताता है, तो वह पूरी तरह से चौंक जाता है कि एक तरफ वह कांस्टेबल बता रहा है कि उनके यहाँ से जो लड़की मिसिंग है वो शादीशुदा है, और ये पूरे दावे से कह रहा है कि ये घड़ी उसने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट में दी है। आखिर ये माजरा क्या है? और वो अपने जूनियर से कहता है कि लगता है एक बार फिर यह केस उलझ गया। खैर, वो सीनियर अफसर उस आदमी से बात करता है और उससे पूछता है कि तुमने वो घड़ी उसे गिफ्ट में कब दी थी? तो वो बताता है कि जून के महीने में, और उसका नाम है पूजा डे। वो अधिकारी जैसे ही ये नाम सुनता है अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है, क्योंकि कलकत्ता के उस कांस्टेबल ने भी उस महिला का नाम पूजा डे ही बताया था, और ये भी पूजा डे ही बता रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था कि वो कांस्टेबल उसे शादीशुदा बता रहा है, और ये उसे अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा है। मतलब उसकी शादी अभी नहीं हुई थी। अब पुलिस को यहाँ ये लगता है कि हो सकता है पूजा डे नाम की 2 लड़कियां हों, इसलिए वो उससे कहते हैं कि अभी हम तुम्हारे मोबाइल पर एक फोटो भेजते हैं, तुम देख के बताओ कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड पूजा डे की तस्वीर है। अब पुलिस इन दोनों के फोन का वेट करती है। पहला फोन आता है और वो कहता है कि हाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड पूजा डे ही है। थोड़ी देर बाद उस कांस्टेबल का भी फोन आता है और वो कहता है कि यह वही महिला है जो हमारे यहाँ से गायब है। अब पुलिस और परेशान हो जाती है, क्योंकि पहले तो उसके पास में एक भी आदमी नहीं था जो उस लड़की की पहचान करे, और अब एक साथ 2 लोग दावा कर रहे हैं। अपनी इस परेशानी को दूर करने के लिए वो पहले उस कांस्टेबल से बात करती है। कांस्टेबल से वो पूछते हैं कि क्या तुम दावे से कह सकते हो कि ये महिला शादीशुदा है? जवाब में वो बताता है कि हाँ, ये शादीशुदा है और इसके हस्बैंड का नाम सौदीप है, और 7 साल पहले इनकी शादी हुई थी, लेकिन इनकी आपस में कभी नहीं बनती थी। और पूजा 29 जुलाई को ही मॉडलिंग के सिलसिले में बेंगलुरु गई थी। और वो यह भी कहता है कि दोनों पति पत्नी में रोज झगड़े होते थे, तो ये मुमकिन है कि पति ने ही उसकी हत्या की हो। ये सुनते ही बेंगलुरु पुलिस का अधिकारी उससे कहता है कि तुम उस पर नजर रखना, हम यहाँ से अपनी एक टीम रवाना कर रहे हैं। दूसरी तरफ
उस आदमी को फोन लगाया जाता है जिसने घड़ी की पहचान की थी। उसका नाम अली होता है। पुलिस उससे सीधे यही पूछती है कि क्या तुम जानते हो कि पूजा डे पहले से शादीशुदा है। वो जवाब में हाँ कहता है और साथ यह भी कहता है कि उसके डाइवोर्स के बाद हम दोनों शादी करने वाले थे। अब पुलिस का शक अली पर भी जाता है क्योंकि ये संभव था कि वो उस पर शादी का दबाव बना रहा हो, लेकिन उसके मना करने पर इसी ने पूजा को मार दिया हो। अब पुलिस पूजा डे की फैमिली को तलाश करके उन्हें ये खबर देती है और उन्हें बेंगलुरु बुलाती है। मुर्दा घर में पूजा के माता पिता अपनी बेटी को पहचान लेते हैं। यहाँ पुलिस थोड़ी राहत की सांस लेती है कि जिस केस के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की, आज उस लड़की की शिनाख्त हो चुकी थी। लेकिन अभी पुलिस का आधा काम ही हुआ था, क्योंकि मरने वाले की शिनाख्त हो चुकी थी, लेकिन कातिल कौन है अभी भी यह प्रश्न बाकी था। अब पुलिस के सामने यहाँ दो सस्पेक्ट थे, जिसमें दोनों के पास ही मर्डर करने का पूरा मोटिव था। क्योंकि पति से उसकी बनती नहीं थी तो वो भी पूजा को मार सकता था। दूसरी तरफ अली, जो कि शादी न कर पाने की वजह से इस घटना को अंजाम दे सकता था, लेकिन दोनों ही सस्पेक्ट के खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं था। सबूत इकट्ठा करने के लिए पुलिस सबसे पहले पूजा के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाती है, लेकिन उस कॉल डिटेल में अली और उसके पति सौदीप दोनों के ही खिलाफ कोई संदेहास्पद बात उन्हें नहीं मिली। लेकिन उस कॉल डिटेल में उन्हें यह पता लगा कि बेंगलुरु आने के बाद वो एक होटल जिसका नाम सहारा था उसमें रुकी थी और वो वहां 2 दिन के लिए रुकी थी। 29 और 30 और 31 की सुबह उसे वापस निकलना था। उसकी सुबह 5:15 बजे कलकत्ता की फ्लाइट थी और पूजा कहीं भी आने जाने के लिए सिर्फ ओला कैब बुक किया करती थी। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उसने अपने लिए 31 की सुबह के लिए कोई कैब बुक नहीं की थी। बाकी 29 और 30 को वह जहां भी गई वह ओला कैब से ही गई थी और हर बार उसने ओला कैब की मोबाइल ऐप से ही टैक्सी को बुक किया था। इसका पता भी पुलिस को उसकी मोबाइल हिस्ट्री से चल गया था। पुलिस ने ओला कैब के अलावा और सभी ऐसी कंपनी के नंबर भी उसके मोबाइल में तलाशे कि शायद एयरपोर्ट जाने के लिए उसने किसी और कंपनी की गाड़ी बुक की हो, लेकिन उसकी मोबाइल हिस्ट्री में ऐसा कोई नंबर नहीं था। अब यह बड़ी समस्या थी कि जब इसने किसी कार कंपनी से कोई गाड़ी बुक ही नहीं की तो ये एयरपोर्ट तक पहुंची कैसे। अब इसका पता लगाने के लिए पुलिस सहारा होटल पहुंचती है और वहां के सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। तभी वहां का मैनेजर उन्हें बताता है कि मैडम रात में जिस ओला कैब से यहाँ आई थी उसी कैब से सुबह भी गई थी, लेकिन उसके फोन में सुबह के लिए कोई ओला कैब बुक नहीं की गई थी। दोस्तों, आप जब भी ऑनलाइन किसी गाड़ी को बुक करते हैं तो आपको जितनी बार सफर करना है उतनी बार गाड़ी बुक करनी होती है। अब पुलिस उस कार वाले का पता लगाती है जिसने उसे रात में यहाँ छोड़ा था। उस कैब वाले की सारी डिटेल निकालने पर पता चलता है कि नागेश नाम का एक लड़का है जिसकी उम्र केवल 22 साल है और उसी की यह गाड़ी है। साथ में उसका एड्रेस भी पुलिस को आरटीओ के माध्यम से पता चल जाता है। पुलिस जब उसके घर जाती है तो वह घर पर ही मिल जाता है। उसे पकड़ के पुलिस अपने साथ ले आती है और उससे पूछताछ शुरू करती है तो केवल 5 घंटे में इस ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझ जाती है। वह अपना जुर्म कबूल कर लेता है और फिर जो वो कहानी सुनाता है उसे सुन के पुलिस भी शॉक्ड रह जाती है। वो बताता है कि उसने 2 बार अपनी गाड़ी में पूजा को बैठाया और उसे छोड़ा भी। साथ में वह यह भी बताता है कि उसके भाई ने एक गाड़ी और ईएमआई पर खरीदी है और वह उसकी ईएमआई नहीं भर पा रहा है और उसे डर था कि अगर इंस्टॉलमेंट टाइम से नहीं भरी तो वो गाड़ी उनके हाथ से चली जाएगी। उसने पूजा को 2 बार अपनी गाड़ी में बैठाया था, जिस बात से उसने यह अंदाजा लगा लिया था कि पूजा के पास से उसे काफी पैसे और अच्छी खासी ज्वेलरी मिल सकती थी। साथ ही इसके पास जो एटीएम होगा उसमें से भी उसे काफी पैसे मिल सकते थे। इसलिए नागेश ने पूजा को लूटने का मन बना लिया। अपने प्लान को अंजाम देने के लिए नागेश 30 तारीख की रात को पूजा से कहता है कि आपको सुबह के लिए टैक्सी बुक करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सुबह टाइम से लेने आ जाऊंगा। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि वो चाहता था कि कहीं से भी उसका नाम रिकॉर्ड पर नहीं आए, क्योंकि अगर पूजा अपने फोन से टैक्सी बुक करती तो उसके पकड़े जाने की संभावना ज्यादा थी। पूजा भी सोचती है कि चलो कुछ पैसे बच जाएंगे और पिछले 2 दिनों में वो ड्राइवर को थोड़ा बहुत जान भी गई थी, इसलिए उसने सोचा चलो ठीक है इसी टैक्सी से
एयरपोर्ट जाने में कोई हर्ज नहीं है। अपनी बातचीत के दौरान वो पूजा को ये भी बताता है कि अगर हम सीधे रास्ते से एयरपोर्ट जाएंगे तो हमें ट्रैफिक बहुत मिलेगा, इसलिए एयरपोर्ट जाने का एक रास्ता पीछे से भी है, हम वहां से जाएंगे और जल्दी पहुंच जाएंगे। पूजा इस बात के लिए भी राजी हो जाती है। 31 तारीख की सुबह नागेश तय समय से पहले वहां पहुंच जाता है और पूजा का इंतजार करने लगता है। पूजा अपने टाइम से वहां पहुंचती है और ये दोनों एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाते हैं। बेचारी पूजा इस बात से अनजान थी कि ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला था। सुबह ठीक 5:15 पर ये दोनों होटल से एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाते हैं। लेट नाइट आने के कारण और सुबह जल्दी उठने की वजह से पूजा को रास्ते में नींद लग जाती है। नागेश जैसे ही पूजा को सोया हुआ देखता है, समझ जाता है कि यही सही टाइम है पूजा को लूटने का। वो अपनी गाड़ी को एक सुनसान जगह पर रोकता है और अपने पास से एक लोहे की रॉड निकालता है और पूजा से कहता है कि तुम्हारे पास जो भी कैश और ज्वेलरी है सब मुझे दे दो। पूजा पहले तो थोड़ा डरी, लेकिन बाद में उसने हिम्मत दिखाते हुए उसका मुकाबला किया। पूजा के इस बर्ताव से नागेश डर जाता है और लोहे की रॉड से उसके सर पर वार कर देता है। इसके बावजूद पूजा हिम्मत नहीं हारती है और गाड़ी का दरवाजा खोल के सड़क की तरफ भागने लगती है। नागेश भी उसके पीछे जाता है और अपने पास से चाकू निकाल के पूजा पर 4 बार वार करता है और जब पूजा घायल होकर जमीन पर गिर जाती है तो वह पास पड़े एक बड़े से पत्थर को उठाता है और उसके सर पर 2 बार मारता है ताकि कोई उसकी पहचान न कर सके। इसके बाद वो जब देख लेता है कि पूजा अब मर चुकी है तो वह उसके पास से सभी कैश, ज्वेलरी, यहाँ तक कि उसका पासपोर्ट और पहचान पत्र भी ले लेता है। मतलब पूजा के पास वो कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ना चाहता था जिससे उसकी पहचान हो सके और ये सारा सामान लेकर वह वहां से निकल जाता है। लेकिन वो उसके हाथ से वो घड़ी निकालना भूल जाता है। दोस्तों, कहते हैं ना कि कातिल कितना भी होशियार हो वो कोई ना कोई गलती जरूर कर देता है और यही एक गलती नागेश भी यहाँ कर देता है। वहां से निकलने के बाद नागेश सीधे अपने घर जाता है और जब वह देखता है कि पिछले 8-10 दिनों में उसे किसी ने नहीं पकड़ा तो वह एकदम निश्चिंत हो जाता है। लेकिन अंत में पुलिस की मेहनत रंग लाती है और वो पकड़ा जाता है। लेकिन दोस्तों, जब इस केस का क्लाइमेक्स सामने आता है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है कि उसने क्या क्या सोचा था। सबसे पहले तो एक दूसरा कत्ल इस केस की वजह से सुलझ गया था। दूसरी तरफ एक पति जिससे लगातार पूछताछ की जा रही थी। तीसरा एक बॉयफ्रेंड जिसे पुलिस दिल्ली से बेंगलोर लाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन कातिल एक गुमनाम व्यक्ति निकला जो केवल कुछ हजार रुपए लूटने के लिए बेचारी पूजा का कत्ल कर देता है। दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें पूजा को एक ऐसे आदमी ने कत्ल कर दिया जिसे वो ठीक से जानती भी नहीं थी। हम भी अपनी सभी माताओं और बहनों से ये निवेदन करते हैं कि अनजान शहर में कभी भी किसी पर इतना यकीन न करें जिससे आपको बाद में किसी परेशानी का सामना करना पड़े। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई सच्ची घटना के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।